हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस मैपिंग के बारे में। मगर इनहेरिटेंस मैपिंग को समझने से पहले हमको देखना पड़ेगा इनहेरिटेंस होता क्या है और इनहेरिटेंस मैपिंग का हम यूज़ क्यों करेंगे, है ना, और इनहेरिटेंस मैपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म वेयर द सब क्लास और चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सुपर क्लास। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि एक क्लास क्या करती है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक को क्या करती है, इनहेरिट कर लेती है। सपोज एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है, तो चाइल्ड क्या करता है, इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसकी, पेरेंट की। पेरेंट लाइक एक फादर और एक चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड क्या करेगा, इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी को। अब इनहेरिट मतलब क्या करेगा, मतलब कैसे कि जैसे फादर है तो फादर के कुछ आदतें हो गई, सपोज कर लो उसका कलर हो गया, उसका फेस कट हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, चाइल्ड में आ जाएगी। तो ये क्या होता है, इनहेरिट करना। किसने करना, पेरेंट्स से चाइल्ड में इनहेरिट होना, किसका, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक का। तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है इनहेरिटेंस। मतलब क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या करते हैं हम, पेरेंट क्लास, है ना, पेरेंट क्लास बोल सकते हैं या फिर सुपर क्लास बोल सकते हैं, जिसमें से क्या करता है, दूसरी क्लास जो रहती है क्या करती है, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करती है, इनहेरिट करती है। तो जो करती है इनहेरिट, उसको क्या बोलते हैं हम, चाइल्ड क्लास या सब क्लास बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है समझ गए। अब हमको इनहेरिटेंस का यूज क्यों करना चाहिए, तो हम देखते हैं वाई वी शुड यूज द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। पहला देखते हैं, रिकर्सिव कोड इज रिटर्न वंस देयरफॉर अलाउइंग कोड रीयूजेबिलिटी। यानी कि हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो बार बार यूज में आ रहा कोड, जिसको हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, जो सेम कोड है जिसको हम बार बार लिख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, उसको हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे और उसको क्या करेंगे, बार बार कोड को रीयूज कर लेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, वन बेस क्लास कैन बी यूज्ड फॉर वन और मोर डिराइव्ड क्लासेस इन हायरार्की। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक बेस क्लास को या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक पेरेंट क्लास को एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस के साथ में यूज़ कर सकते हैं हायरार्की में, है ना। नेक्स्ट है, इट सेव टाइम एज अ प्रोग्रामर डज नॉट चेंज द वैल्यू इन ऑल द बेस क्लासेस, दे चेंज इट पेरेंट क्लास एंड द बेस क्लास इनहेरिट द चेंजेस। यानी क्या होता है, ये हमारा टाइम बचाता है। यदि हम इनहेरिटेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं तो हमें यदि किसी चीज़ को चेंज करना होगा तो हम किस में करेंगे, पेरेंट क्लास में करेंगे। वो ऑटोमेटिक जो भी चेंज होंगे उसको क्या करेगा, चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेगा। हमें इंडिविजुअली सारी क्लासेस में जाके उन चेंजेस को परफॉर्म नहीं करना होगा, है ना। उसके बाद में इनहेरिटेंस प्रिवेंट डेटा डुप्लीकेसी एंड रिडंडेंसी। इनहेरिटेंस क्या करेगा, डेटा को डुप्लीकेट और रिडंडेंसी होने से बचाएगा। उसके बाद में इनहेरिटेंस रिड्यूस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इनहेरिटेंस क्या करेगा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब हम देखते हैं क्या हुआ कि हमारे पास में एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि मुझे क्या करना है, मेरी शॉप के लिए क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है ना। तो सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास में इतने इतने प्रोडक्ट्स हैं, उसको मेरे को क्या करना है, स्टोर करना है, उसके डेटा को स्टोर करना है। कौन कौन से डेटा को स्टोर करना है, उसने हमको बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट है पहले तो। अब प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, क्लॉथ, फर्नीचर और मोबाइल, ये तीन प्रोडक्ट्स हो गए उसके पास में। और क्लॉथ की क्या क्या डिटेल्स को स्टोर करवाना है उसको, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का कलर या फिर प्राइस, है ना। ये किसके, क्लॉथ के, उसका साइज, जेंडर, वियरेबल टाइप, टाइप ऑफ क्लॉथ्स। ये तो हो गया क्लॉथ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो उसको स्टोर करना है ना। उसके बाद में उसने बताया कि फर्नीचर सेकंड प्रोडक्ट है, जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी, उसका नाम, कलर, प्राइस, उसके बाद में उसका टाइप ऑफ फर्नीचर, टाइप ऑफ वुड, हाइट और विड्थ, है ना। उसके बाद में अपना क्या बोल रहा है, थर्ड मोबाइल हो गया। अब मोबाइल की क्या क्या डिटेल को स्टोर करना है उसको, नाम, कलर, प्राइस, बैटरी पावर, रैम, रोम और प्रोसेसर। अब उसने हमको क्या करा, ये सारी जानकारी दे दी। अब ये इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद में हमने क्या करा, एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करा। तो एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 3 अलग क्लासेस बनाई, किसके लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। क्लॉथ के लिए हमने बनाई, फिर फर्नीचर के लिए बनाई और मोबाइल के लिए बनाई। तीनों के लिए हमने क्या करा, पोजो क्लासेस बनाई। तो पोजो क्लासेस क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी उस प्रोडक्ट को जिसकी इन्फॉर्मेशन को हमको स्टोर करना है। और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल्स बनाएंगे। जो वेरिएबल क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करेगा। और क्या करेंगे, गेटर और सेटर मेथड बनाएंगे, जो क्या करेगी, इन वेरिएबल में वैल्यू को सेट करना या फिर इन वेरिएबल में से वैल्यू को गेट करने का काम करेगी। इतना समझ आ गया। पोजो क्लास क्या करती है, कंटेनर की तरह एक्ट करेगी हमारी एप्लीकेशन में। ये क्या करेगी, मोबाइल या प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को या डेटा को होल्ड करेगी, है ना। और क्या करेगी, एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर करने का काम भी करती है। कौन, पोजो क्लासेस। अब हमने तीनों के लिए पोजो क्लासेस तो बना लिए,
अब हमको क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया क्लोथ क्लास का ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करा, क्लोथ नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद में न्यू इजिकल्स टू क्लोथ कर दिया। उसके बाद में क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने सेटर मेथड कॉल करी, किसकी, इस क्लोथ क्लास की, जो क्या करेगी, वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने का काम करेगी। कौन सी वैल्यू को, जैसे हमने करा पहले सेट प्रोडक्ट नेम, डबल कोट्स में लिखा टी शर्ट, तो ये क्या हो गया, डेटा हो गया। ये डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस प्रोडक्ट नेम में स्टोर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट के नेम में स्टोर हो जाएगा। तो नेम में स्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास की सेटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ। वैसे ही हम फर्नीचर के लिए भी करेंगे और मोबाइल के लिए भी करेंगे। मगर इसमें हमको क्या कर रहा है, डिफिकल्टी क्या क्या आ रही है। सबसे पहली डिफिकल्टी, हमको क्या करना पड़ रहा है, तीनों क्लासेस में अलग सेम वेरिएबल को बार बार लिखना पड़ रहा है, जिससे क्या होगा, अनवांटेडली तीनों क्लासेस में सेम वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे प्रोडक्ट नेम कलर प्राइस, नेम कलर प्राइस, नेम कलर प्राइस, इन तीनों क्लासेस के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होगी। तो सपोज करो कि स्ट्रिंग को 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2 4 6, और फिर इसके लिए 2 4 6, इसके लिए 2 4 6। मतलब सेम वेरिएबल को हर क्लास में अलग अलग से मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 6 12 6 18 18 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी। जिससे क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज होगा। क्यों होगा, यदि सपोज करो कि अभी हमको क्या करना है, सिर्फ क्लोथ के प्रोडक्ट को ही मेरे को क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है, फर्नीचर और मोबाइल के डेटा को स्टोर नहीं करना है। तो क्या होगा कि मेमोरी तो इन दोनों को अलोकेट होगी, मगर कैसी होगी, डिफॉल्ट होगी। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या करेगी, स्टोर हो जाएगी, मगर मेमोरी तो अलोकेट होगी। और हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसका ही यूज़ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि सेम वेरिएबल का इधर भी मेमोरी एलोकेट हो, इधर भी मेमोरी एलोकेट हो। मगर यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी, तो मेमोरी का क्या होगा, वेस्टेज होगा, है ना। सेकंड, टाइम भी लगेगा। टाइम कैसे वेस्ट होगा, सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या करा, मेमोरी एप्लीकेशन को रन करा। एप्लीकेशन रन होने के बाद क्या करेगी, इन सारे वेरिएबल को क्या करेगी, मेमोरी एलोकेट करेगी। तो ये जो वेरिएबल है, नेम कलर और प्राइस, ये क्या हो रहे हैं, तीनों में यूज हो रहे हैं, है ना। मगर तीनों क्लासेस के लिए अलग से इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होगी, तो मेमोरी एलोकेट करने में टाइम जाएगा, है ना। उसके बाद में ये तो हो गया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि यदि हमको और प्रोडक्ट्स को जोड़ना है, क्या करना है, ऐड करना है। यदि वो क्लाइंट के पास में क्या होता है, उसकी शॉप में और नए प्रोडक्ट्स आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स के क्रॉसपोंडिंग अलग से क्लासेस बनाना पड़ेगी। अब यदि मान लो कि 100 नए प्रोडक्ट्स आ गए, तो 100 प्रोडक्ट्स के लिए 100 क्लासेस क्रिएट करना पड़ेगी। और उन 100 क्लासेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन सेम वेरिएबल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमने क्या करिए, मिनिमम क्या करिए, प्रॉपर्टीज को लिखा है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टीज लार्ज भी होते जाए। और सपोज कर लो कि ये वेरिएबल हमने सिर्फ 8 लिखे हैं। यदि मान लो कि इन्फॉर्मेशन बहुत लेंदी है, मतलब समझ लो कि 100 वेरिएबल्स उसमें हमें क्रिएट करना पड़े, उसमें से जो 40 वेरिएबल्स है वो क्या कॉमन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर यदि 10 प्रोडक्ट हो गए तो 10 क्लासेस में हमें क्या करना पड़ेगा, उन 40 कॉमन वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और मेमोरी भी वेस्ट होगी, है ना। तो इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। अब वो इनहेरिटेंस का यूज़ कैसे करेंगे, हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो क्लास है ना, अब इसमें ये क्या करेगी, ये डेटा को होल्ड करने का काम करेगी। मगर हम ये कैसे बताएंगे डेटाबेस को कि भाई इस वेरिएबल को या फिर इसमें रखे हुए डेटा को आपको क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो ये किसी मदद से बताएंगे, हम किसी न किसी ORM टूल की मदद से बताएंगे। ORM टूल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हाइबरनेट। तो हाइबरनेट में हम ये किसकी मदद से बताएंगे, XML मैपिंग की मदद से बताएंगे। हम बताएंगे कि ये जो वेरिएबल है या फिर ये डाटा है, ये किस टाइप से क्या करना है, आपको डेटाबेस में स्टोर करना है। अब ये XML मैपिंग की मदद से हमने क्या कर दिया, इन क्लासेस को क्या कर लिया, ऐड कर लिया या फिर क्या कर लिया, मैप कर दिया। किससे, डेटाबेस की टेबल से मैप कर दिया। जैसे क्लोथ है, अब क्लोथ जो है ये क्या है, क्लास है, इसको हमको क्या करना है, डेटाबेस से टेबल से मैप करना है। तो हम क्या करेंगे, मैपिंग परफॉर्म करेंगे। यानी कि XML मैपिंग की मदद से बताएंगे कि ये जो वेरिएबल है या फिर ये जो क्लास है, इसको क्या करना है, डेटाबेस की टेबल से मैप करना है। और वेरिएबल को क्या करना है, डेटाबेस की टेबल के कॉलम से मैप करना है ना। तो मैप करने के लिए हम क्या करेंगे, इन टैग्स का यूज़ करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी टैग का यूज़ क्यों करेंगे, इन जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल को कॉलम से ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। और क्लास टैग का यूज़ इसलिए करेंगे कि जो क्लास है, क्लास को हम डेटाबेस की टेबल से मैप करने के लिए क्लास टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमसे क्या करेंगे, फर्नीचर में भी हम सेम करेंगे, क्लास टैग का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी टैग का यूज़ करेंगे। इसमें भी क्लास टैग का यूज़ और प्रॉपर्टी टैग का यूज़। तो बिना इनहेरिटेंस का यूज़ करें हम कैसे किसी चीज़ को मैप करेंगे, कैसे डेटा का इसमें डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी होने का चांसेस है,
है ना, कैसे मेमोरी वेस्टेज होगी, कैसे टाइम इसमें वेस्ट होगा। उसके बाद में हम इन डेटा को क्या कर सकते हैं, रीयूज भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो सेम डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जब जब नई प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, इन सिमिलर वेरिएबल्स को बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, जिससे टाइम वेस्ट होगा, मेमोरी भी वेस्ट होगी, है ना। ये सब देख लिया। अब हम देखेंगे कि यदि हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों करेंगे हम और इससे क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 क्लासेस है। क्या है, 4 क्लासेस है। पहली है प्रोडक्ट्स, दूसरी है क्लॉथ, तीसरी है फर्नीचर, चौथी है मोबाइल। यह 4 क्लासेस है। अब इनमें क्या है, अलग अलग अपने अपने हिसाब से इनके क्रोस्पोंडिंग प्रॉपर्टीज़ है, अपने अपने प्रोडक्ट के क्रोस्पोंडिंग प्रॉपर्टीज़ है ना, या फिर फील्ड्स है जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है, वो सारी कॉमन यूज्ड प्रॉपर्टीज, मेथड्स या बिहेवियर आएंगे जो क्या होगी, तीनों क्लासेस में कॉमनली यूज्ड हो रही होगी, है ना। जैसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कलर और प्राइस, ये क्या है, तीनों की रिक्वायरमेंट है ना। किसकी है, क्लॉथ की भी है, फर्नीचर की भी और मोबाइल की है। तीनों की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट का नाम, कलर और प्राइस, ये तीनों प्रॉपर्टी तीनों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि तीनों के लिए ये जरूरी है। और तीनों ही क्लास में ये क्या है, सेम तरीके से क्या करेगी, वर्क करेगी। हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट नाम की क्लास बनाई, उसमें हमने क्या कर दिया, इन प्रॉपर्टीज को रख दिया, है ना। और क्या कर लिया, इस क्लास को, प्रोडक्ट क्लास को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर दिया। किसके अंदर, फर्नीचर में, क्लॉथ में एंड मोबाइल में। तो एक्सटेंड करना है, यानी कि हम जब एक्सटेंड करेंगे इस क्लास को तो क्या हो जाएगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी। किसके अंदर, फर्नीचर के अंदर। वैसे ही क्लोथ्स के अंदर भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी, और मोबाइल के अंदर भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इनहेरिट हो जाएंगे, है ना। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना है, सिर्फ एक्सटेंड कीवर्ड लगाना और क्लास का नाम लिखना। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी। अब जब भी हम चाहे कि फर्नीचर की क्लास की मदद से इस वेरिएबल को, प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। वैसे ये दोनों क्लास के साथ भी हम सेम करेंगे। तो ये क्या होगा, इनहेरिटेंस की मदद से क्या होगा, हमको क्या होगा, इंडिविजुअली तीनों क्लास में सेपरेटली ये वेरिएबल्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमने क्या करा है, क्लास बना दी, क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जब भी यूज़ करना हम तीनों में इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करके यूज़ कर लेंगे। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। दूसरी, मेमोरी का वेस्टेज नहीं हो रहा है। क्यों, कि यदि मान लो कि हमने क्या करना है, हमारे पास में अभी मान लो फर्नीचर का प्रोडक्ट है, बाकी क्लॉथ और मोबाइल का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से इन वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो क्या होगा, एक ही बार मेमोरी मिलेगी, ना कि इन दोनों के लिए भी सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। वो जब तक नहीं होगी जब तक हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे। तो क्या होगा, मेमोरी का भी क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा, है ना। कोड की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ गई, टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, डेटा की डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है। टाइम कैसे कंज्यूम हो रहा है, अब यदि मान लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि शॉप को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करने के बाद में क्या करा हमने, अलग अलग वेंडर से बातें करी, उसके बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स को लाए। तो प्रोडक्ट्स लाएंगे तो हमें अलग अलग क्लासेस भी बनाना पड़ेगी, और हर क्लास में क्या करना पड़ेगा, सेम वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। यदि इनहेरिटेंस का यूज नहीं करते तो क्या होता, टाइम वेस्ट होता, अनयूजुअली टाइम वेस्ट होता। और यदि हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड लगा के क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे, है ना। और कुछ भी चेंज करना हो यदि हमें उस कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी में, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर क्लास में जाके चेंजेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्लास में जाएंगे, प्रोडक्ट नाम की उस क्लास में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसमें, इन सारी चाइल्ड क्लासेस में जो क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो चाइल्ड क्लासेस कौन कौन सी हो गई, फर्नीचर, क्लॉथ्स एंड मोबाइल। से क्या हो गई, चाइल्ड क्लास या सब क्लास, है ना। और ये क्या हो गई, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, किसके अंदर, चाइल्ड क्लासेस के अंदर। तो समझ आ गया, चाइल्ड क्लास क्या हो गई और पेरेंट क्लास क्या है ना, या फिर सुपर क्लास क्या हो गई। ये सारी चीज़ हो गई, किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी को, इसका यूज़ क्यों करते हैं इनहेरिटेंस का, है ना, किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए या डेवलप करने के लिए। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये होता, मगर ये तो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये डेटाबेस में या फिर डेटाबेस को कैसे समझ पड़ेगा कि हमने इनहेरिटेंस कर रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ORM टूल का यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, हाइबरनेट। और हाइबरनेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का यूज़ करके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हाइबर और उस इनहेरिटेंस मैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हमने यहाँ क्या कर रखा है, इनहेरिटेंस का यूज़ कर रखा है। क्या कर रखा है, इनहेरिटेंस का यूज़ कर रखा है। और इनहेरिटेंस मैपिंग की मदद से हम बता देंगे डेटाबेस को कि आपको ये जो इनहेरिटेंस हमने कर रखा है उसको किस हिसाब से डेटाबेस से क्या करना है, मैप करना है। क्या करना है, मैप करना है। तो हम देखेंगे इनहेरिटेंस मैपिंग होता क्या।
हमने थ्योरी से तो समझ लिया कि क्या करना है। अब हम देखेंगे कि विद इनहेरिटेंस एंड विदाउट इनहेरिटेंस किस तरीके से हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट इनहेरिटेंस। तो विदाउट इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे बिना इनहेरिटेंस से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर क्लास को क्या करेंगे, इंडिविजुअल पैकेज में रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट नाम की क्लास को हमने क्या कर दिया, ऐड प्रोडक्ट नाम के पैकेज में रख दिया, जिसमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स को ऐड करने का सारा काम किसमें करेंगे, ऐड प्रोडक्ट नाम की क्लास में करेंगे। वैसे ही क्लोथ नाम के पैकेज के अंदर क्या करा, क्लोथ्स नाम की क्लास रख दी, और फर्नीचर नाम के पैकेज के अंदर फर्नीचर नाम की क्लास रख दी, और मोबाइल पैकेज के अंदर मोबाइल नाम की क्लास रख दी। ये क्या कर रही है, तीनों अलग अलग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। जैसे यहाँ पे हम क्लोथ्स को ओपन कर लेते हैं, फर्नीचर को और मोबाइल को, है ना। तो तीनों में क्या है, क्लोथ्स में क्या है, प्रोडक्ट नेम, कलर, प्राइस, साइज, जेंडर, वेरिएबल टाइप, टाइप ऑफ क्लोथ्स, है ना। ये सारे वेरिएबल्स होगा, और इसके क्रोस्पोंडिंग क्या करा हमने, गेटर और सेटर मेथड्स को क्रिएट करा, जो क्या करेगी, इन वेरिएबल में वैल्यू को सेट करने की, और ये वैल्यूज में से डेटा को गेट करने के लिए क्या करेंगे, गेटर सेटर मेथड का यूज करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, हम टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हम जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रिंट करते तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिटर्न करता है हैश कोड, है ना। जावा हमें हैश कोड रिटर्न करता है, मगर यदि हम क्या करते हैं, उस क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं और रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को, तो वो ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करेगा, फिर वो वैल्यू को रिटर्न करेगा जो हम क्या कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग मेथड में रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड में क्या रिटर्न कर रहे हैं, सारे वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं जो कि इस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इन तीनों क्लास से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, तो ये तीनों क्लास क्या करेगी, इंटरनली उस टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगी, और उसमें जो भी वैल्यू उसको रिटर्न कर देगी। तो क्या वैल्यू रहेगी, उनके वेरिएबल्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को, वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं एक बार, यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद में क्या होगा, वो वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। कौन कौन सी, प्रोडक्ट नेम, उसके अंदर वैल्यू है टी शर्ट, प्रोडक्ट कलर जिसके अंदर रेड है, प्राइस 400, साइज 32, जेंडर मेल, वियरेबल टाइप अपर वियर, और टाइप ऑफ क्लोथ्स क्या हो गया, कॉटन हो गया, है ना। तो इन वैल्यू को हम कैसे सेट करने हैं, सेटर मेथड की मदद से कर रहे हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, इस क्लास के अंदर प्रेजेंट है। और क्लास के अंदर प्रेजेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। और यदि उस क्लास में से हमको वैल्यू को गेट करना, तो हम क्या करेंगे, गेटर मेथड का यूज करेंगे, है ना। इतना समझ आ गया हमको कि ये कैसे करेंगे हम। अब हम देखते हैं कि विदाउट टू स्ट्रिंग मेथड के यदि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड को हटाते हैं, और उसके बाद में इसको एप्लीकेशन को वापस से रन करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रन कर रहे हैं। तो रन करने के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्लोथ्स @626B2D4A। तो ये क्या हो गया, हमने क्या करा है, इसको प्रिंट करने की कोशिश करी, किसको, क्लोथ्स के ऑब्जेक्ट को। तो जावा ने क्या रिटर्न कर दिया, हैश कोड रिटर्न कर दिया। तो यदि बिना टू स्ट्रिंग मेथड के हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हैश कोड प्रिंट होगा। यदि हम खुद से क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड को, और उसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा, है ना। तो समझ आ गया कि टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या है। अब ये तो हमने देख लिया कि विदाउट इनहेरिटेंस हम कैसे एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। अब देखेंगे कि विद इनहेरिटेंस की मदद से ये एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम क्लासेस को क्रिएट करेंगे और अलग अलग पैकेज में रख देंगे, है ना। और एक एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट्स नाम की क्लास के अंदर क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स को रख देंगे जो क्या होंगे, तीनों क्लासेस में, कौन सी, क्लोथ, फर्नीचर और मोबाइल, तीनों क्लासेस में जो कॉमनली यूज्ड वेरिएबल है ना, उसको क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट नाम की क्लास में रख देंगे। और जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे ही हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या कर लेगी, ये तो वो क्लास क्या हो जाएगी, जिस क्लास में एक्सटेंड करेंगे वो चाइल्ड हो जाएगी, और जिस क्लास को एक्सटेंड करेंगे वो क्या हो जाएगी, पेरेंट हो जाएगी। तो पेरेंट क्लास कौन सी है, प्रोडक्ट, है ना, और चाइल्ड क्लास कौन सी है, मोबाइल। तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, है ना, तो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी किसकी, प्रोडक्ट की इनहेरिट कर लेगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे तीनों को ओपन करके, प्रोडक्ट, फर्नीचर, क्लोथ्स, है ना। और ये क्लास कौन सी हो गई, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, है ना। हमारी हो गई ये मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गई, ये क्लोथ्स हो गए। इन तीनों में कॉमनली यूज्ड वेरिएबल कौन कौन से थे, प्रोडक्ट नेम, कलर और प्राइस। ये तीनों क्या हो रहे थे, बार बार यूज में आ रहे थे। हमने क्या करा, एक अलग से क्लास बनाई, उसमें तीनों वेरिएबल्स को या फिर मेथड्स को, फंक्शन को हम क्या करेंगे, जो भी कॉमनली यूज रहेंगे उसमें हम इसमें डिक्लेयर कर देंगे, है ना। और जब भी हमको क्या होगी, इस प्रोडक्ट में प्रेजेंट वेरिएबल मेथड्स की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे हम उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी, है ना। तो ये तीनों क्लास कौन सी हो गई, चाइल्ड क्लास हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, पेरेंट क्लास हो जाएगी या सुपर क्लास हो जाएगी।
अब प्रोडक्ट का हमको यूज करना है किसके अंदर, इन वेरिएबल का यूज करना है मोबाइल के अंदर, फर्नीचर के अंदर, क्लोथ के अंदर। तो हम तीनों क्लास में प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड प्रोडक्ट, एक्सटेंड प्रोडक्ट, एक्सटेंड प्रोडक्ट, है ना। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू को सेट करना है, कौन सी, नेम की, कलर की और साइज की। तो हम क्या करेंगे, सेटर मेथड का यूज करेंगे। वो सेटर मेथड और गेटर मेथड का, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। मगर हम क्या करना है, हमको वैल्यू जो है ना, प्रोडक्ट का नाम, कलर और प्राइस किसके लिए ऐड करना है, क्लॉथ के लिए ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉथ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। और वही चाहिए हमको फर्नीचर के लिए करना है, तो फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बना के उसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। और क्लॉथ के लिए करना है तो क्लॉथ का ऑब्जेक्ट बना के इसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, पहले क्लॉथ का ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद में हमने क्या करा, सेटर मेथड का यूज करा। वो सेटर मेथड किसके अंदर रखी है, प्रोडक्ट क्लास के अंदर रखी हुई है ना। वो क्या करेगी, जैसे हम सेटर मेथड का यूज करेंगे उसमें वैल्यू पास करेंगे तो क्या करेगी, प्रोडक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल, प्रोडक्ट नेम, उसके अंदर क्या करेगी, वैल्यू को सेट कर देगी, है ना। मगर वो किसके लिए रहेगा, क्लोथ्स के लिए रहेगा, है ना। यदि हम फर्नीचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फर्नीचर के लिए रहेगा, और यदि हम क्या करेंगे, मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मोबाइल के लिए रहेगा। हमने क्या कर दिया, तीनों को वैल्यू को सेट कर दिया है ना। सेम काम करा है जो हमने क्या करा था, ऐड करने के लिए विदाउट इनहेरिटेंस की मदद से जब एप्लीकेशन बनाई थी तो उसमें करा था। अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के बाद में क्या आ रहा है हमारा, ये सेम आंसर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की ट्विस्टिंग मेथड में लिखे आउटपुट रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहा है। बाकी यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्नीचर की ट्विस्टिंग मेथड में लिखा रिजल्ट और मोबाइल की ट्विस्टिंग मेथड में लिखा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। मगर यहाँ पर सिर्फ इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, मोबाइल और फर्नीचर में क्या कर रखा है, मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल ये रहा, हम कर रहे हैं विथ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आके मोबाइल कहाँ गया, ये रहा। इसमें ट्विस्टिंग मेथड को क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है, किसके पास से, प्रोडक्ट क्लास में जो प्रेजेंट ट्विस्टिंग मेथड है उसको हमने ओवरराइड कर रखा है। और ओवरराइड करने के बाद में क्या कर रखा है हमने, उसमें हमारा रिजल्ट भी ऐड कर रखा है, किसका, मोबाइल क्लास का रिजल्ट भी ऐड कर दिया है। वैसे ही हमने क्या कर रखा है, फर्नीचर क्लास में भी यही कर रखा है ना, ओवरराइड कर लिया। मगर इसमें हमने क्या कर रखा है, क्लोथ क्लास में हमने कोई भी ट्विस्टिंग मेथड को ओवरराइड नहीं करा है। तो जब हम क्या करते हैं, ओवरराइड नहीं करते हैं, तो जावा क्या करेगा, जावा चेक करेगा कि हमारे पास कोई ट्विस्टिंग मेथड है या नहीं। तो क्या कर लेगा, यदि नहीं रहेगी तो क्या करेगा, पेरेंट क्लास की ट्विस्टिंग मेथड को इनहेरिट कर लेगा और उसी को प्रिंट कर देगा, उसके आउटपुट को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम टी शर्ट, प्रोडक्ट कलर रेड और प्रोडक्ट प्राइस। और यहाँ पे क्या है, ट्विस्टिंग मेथड क्या रिटर्न कर रही है, वही चीज रिटर्न कर रही है। तो इसने क्या करा, डायरेक्टली इनहेरिट कर लिया। मगर हमको क्या करना है, हमको हमारा आउटपुट प्रिंट करना है, ना कि पेरेंट क्लास का। तो हम क्या करेंगे, ट्विस्टिंग मेथड को क्रिएट करेंगे, है ना। तो ट्विस्टिंग मेथड को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे ओवरराइड करेंगे ट्विस्टिंग मेथड को, किसमें से, किसमें से ओवरराइड करेंगे, प्रोडक्ट क्लास में से, क्योंकि ये क्या है, पेरेंट क्लास है। और इसमें क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे क्लोथ क्लास में। तो ये हमने क्या करा, ओवरराइड कर दिया। अब ओवरराइड करने के बाद में इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, सिमिलर आउटपुट आ जाएगा जो तीनों क्लासेस में आ रहा है हमें पहले से। यहाँ से बैक स्लैश को हटा देंगे। अभी हमने कर ली ट्विस्टिंग मेथड कंप्लीट, इसको हम कर देते सेव। और सेव करने के बाद में यहाँ के हम इसको कर देते प्रिंट। तो प्रिंट करने के बाद में आउटपुट आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट प्राइस, तीनों में सेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कलर और प्रोडक्ट प्राइस। तो ये देख लिया कि दिक्कत कहाँ आ रही थी, दिक्कत यहाँ आ रही थी कि हमने ओवरराइड नहीं करा था। तो ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इस जावा क्या करता है, चेक करता है। सबसे पहले वो आएगा आपकी खुद की क्लास में चेक करेगा जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट का इसका बनाएंगे हम, चाइल्ड क्लास का बनाएंगे। तो चेक करेगा ट्विस्टिंग मेथड है या नहीं, यदि नहीं होगी और पेरेंट क्लास में जाके चेक करेगा। और यदि वहाँ पे पेरेंट क्लास में होगी तो क्या करेगा, उसको इनहेरिट कर देगा और उसके रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, है ना। तो ये समझ लिया हमने कि क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस कैसे एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और विदाउट इनहेरिटेंस कैसे हम एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, है ना। और विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस से क्या क्या प्रॉफिट होगा, हमें मेमोरी बचेगी, उसके बाद में टाइम भी कंज्यूम होगा हमारा, और थर्ड क्या होगा, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी, हमें बार बार सिमिलर कोड इंडिविजुअली लिखना नहीं पड़ेगा। जब भी हमें उसकी जरूरत होगी तो क्या करेंगे, उस क्लास को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने से क्या होगा, उस क्लास में प्रेजेंट सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं ना। आप देखेंगे, अब ये तो हमने क्या करा, जावा की मदद से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करी, एप्लीकेशन को बनाने की कोशिश करी। इसमें हमने इनहेरिटेंस का यूज करा।
मगर यही चीज हमें क्या करना है, डेटाबेस में करना। तो डेटाबेस क्या करता है, क्यूरी लैंग्वेज समझता है ना। और ये जो है ये क्या कर रही है, एप्लीकेशन बना रखी है हमने जावा लैंग्वेज में, तो जावा क्यूरी और क्यूरी जावा को नहीं समझ सकेगी। तो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडेबिलिटी करने के लिए या फिर ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी ORM टूल का यूज करना पड़ेगा। और हम किसका यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं। हाइबरनेट क्या है, एक ORM टूल है। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करने के लिए और बताने के लिए। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हाइबरनेट का यूज कर सकते हैं दोनों के बीच में अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो हम देखेंगे इनहेरिटेंस मैपिंग होता क्या है। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट प्रोवाइड अ डिफरेंट फीचर फॉर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस वी यूज इज ए रिलेशनशिप in object oriented programming language is a relationship we can perform by inheritance, but the feature we use in OOPS, but we want to perform in a database. Then how we can do this? For doing this we need ORM like Hibernate, which provides some feature for mapping between inherited class and database table. For inheritance classes mapping to database table, Hibernate provided three techniques. कौन कौन सी है, टेबल पर हायरार्की क्लास, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास। ड्यू टू दिस मैपिंग टेक्निक्स वी कैन मैप द इनहेरिटेड क्लास टू द डेटाबेस टेबल। अब हम इसको समझेंगे। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कोई सी भी XYZ, वो क्या करती है, अलग अलग फीचर प्रोवाइड करती है। वो फीचर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक इफिशियंट तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमने क्या करा, अलग अलग क्लासेस बनाई। अब उन क्लासेस के बीच में हमको क्या करना है, इज ए रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना है। क्या करना है, इज ए टाइप की रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना है। तो ये इज ए रिलेशनशिप है, ये किस टाइप से हम, किसकी मदद से हम कर सकते हैं स्टेबलाइज, ये हम कर सकते हैं इनहेरिटेंस की मदद से, या फिर इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है। ये इनहेरिटेंस क्या है, एक मैकेनिज्म है या फीचर है जो कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस के बीच में इज ए रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर सकते हैं। मगर ये फीचर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही यूज कर सकते हैं। मगर ये हम डेटाबेस को कैसे समझाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या करा है, इनहेरिटेंस का यूज करा है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, किसी न किसी ORM टूल का यूज करेंगे। और वो ORM टूल क्या है, हाइबरनेट है। और हाइबरनेट क्या करेगा, हमें फैसिलिटी या फीचर प्रोवाइड करेगा इस इनहेरिटेड क्लास को डेटाबेस की टेबल से मैप करने के लिए। वो फीचर कौन सा होगा, इनहेरिटेंस मैपिंग नाम का फीचर। उसको हम यूज करेंगे, उसको यूज करके हम बताएंगे कि ये जो हमारी इनहेरिटेड क्लास है जो हमने एप्लीकेशन में क्रिएट करी है, उसको आपको किस तरीके से डेटाबेस की टेबल के साथ मैप करना है ना। तो हाइबरनेट क्या करता है, हमें फीचर प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस मैपिंग टाइप का। इसके अंदर क्या होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स होती है। उस टेक्निक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, क्या स्टेबलाइज करते हैं कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप किसके बीच में, इनहेरिटेड क्लास जो एप्लीकेशन के अंदर है और डेटाबेस की टेबल के बीच में, है ना। तो कौन कौन सी टेक्निक हो गई, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास और टेबल पर हायरार्की क्लास, है ना। ये मैपिंग टेक्निक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेड क्लास को एप्लीकेशन की डेटाबेस की टेबल से मैप कर सकते हैं।